डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। इसके अंतर्गत आज हम भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पर बातचीत करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे उत्सर्जित गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है। ये गैसें पृथ्वी से बाहर जाने वाले ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हम कारण को कुछ बिंदुओं के आधार पर जानेंगे। पहला है वृक्षों का निरंतर कटना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं हो पाएगी, इसलिए वृक्षारोपण अधिक होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थों का पूर्णतः दोहन नहीं होना चाहिए। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में बढ़ने लगती हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन का पूर्ण दहन के प्रयास होने चाहिए। तीसरा है बढ़ते रेफ्रिजरेटरों, अग्निशमन यंत्रों, एरोसोल्स तथा फोम के उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होकर वायुमंडल में जमा होती है। अनेक जैविक प्रक्रियाओं जैसे बर्फ का पिघलना, पदार्थों का सड़ना, जीव जंतुओं की मृत्यु के पश्चात सड़ने की क्रिया से, खेतों में होने वाली जैव प्रक्रियाओं से, कूड़े कचरे के ढेर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पांचवा है खेत में डालने वाली रासायनिक खाद में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। ग्लोबल वार्मिंग से हानियाँ। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली हानियाँ अग्रांकित प्रकार की हैं। इसमें पहला है निरंतर पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। तापमान के बढ़ने से पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा, जिससे उपलब्ध पानी की कमी होगी। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर एकत्रित बर्फ पिघलेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे समुद्र तटीय प्रदेशों और उसकी आबादी को खतरा होगा। पानी में नमक की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पेयजल की समस्या होगी। पेड़ पौधों एवं जीवों की अकाल मृत्यु हो सकती है, जिससे असामयिक वर्षा अथवा सूखा पड़ेगा। जल एवं वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव इस प्रकार से किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का संपूर्ण दहन हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूर्णतः रोक लगे, जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाते हुए रासायनिक खादों का प्रयोग बंद हो, ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा बायोगैस का उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जलवायु परिवर्तन या हरित गृह प्रभाव। क्लाइमेट चेंजिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस
गैसें कहा जाता है। ये गैसें वायुमंडल में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के अपूर्ण दहन से, वनों की कटाई से, बर्फ पिघलने आदि अनेक कारणों से मिलती रहती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान परत बना लेती हैं। यह परत कंबल के समान कार्य करती है और पृथ्वी से निकलने वाली गैसों को अपने में सोख लेती है। यह परत पारदर्शी होती है, इसलिए सूर्य की किरणें इसमें से पार होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। सूर्य से निकली छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें विकिरण के पश्चात जब ग्रीन हाउस में प्रवेश करती हैं तो वे वहां बड़ी तरंगदैर्घ्य में परावर्तित हो जाती हैं, किंतु ग्रीन हाउस गैसें इन किरणों को रोक लेती हैं, वायुमंडल में नहीं जाने देती। इन किरणों के कारण ग्रीन हाउस के अंदर तापमान या गर्मी बढ़ जाता है। यह तापमान बाहरी तापमान की तुलना में अधिक होता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर मूल कांच फाइबर का घर बनाया जाता है। कांच के घर में पेड़ पौधों को रखा जाता है। सूर्य से निकली किरणें छोटी तरंगदैर्घ्य इसमें प्रवेश करती हैं, वहां से परावर्तित होकर कांच की दीवारों द्वारा शोषित कर ली जाती हैं। इससे कांच घर के अंदर तापमान बाहर से अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन के रूप में इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ओजोन विहर्षण। हमारी धरती की सतह 10 से 15 किलोमीटर के मध्य में ओजोन गैस की एक परत है। इस परत में ऑक्सीजन भी उपस्थित है। इस परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। यह ओजोन परत बहुत विषैली गैस है, परंतु यह परत हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक नहीं आने देती, अपितु उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषणों के कारण ऑक्सीजन तथा ओजोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस संतुलन को बिगड़ने के लिए मानव उत्तरदायी है। वायुमंडल में क्लोरीन के स्वतंत्र परमाणुओं से ओजोन का बनना बहुत कम हो गया है, जिससे पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा धरती पर आने लगी है। फ्रेओन गैस ओजोन के लिए उत्प्रेरक का काम करती है और ओजोन अणु ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को ओजोन में बदलते रहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन और ओजोन का नया संतुलन पैदा होता जा रहा है। क्लोरोकार्बन गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों में किया जाता है। यह गैस इन उद्योगों के माध्यम से वायुमंडल में जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मुक्त क्लोरीन का स्रोत है। वर्तमान समय में किए गए विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी 5 से 10% हो चुकी है, लेकिन यह कोई सुरक्षा सीमा नहीं है। हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का उपयोग कम करना होगा, क्योंकि क्लोरीन को वायुमंडल में हटाने का कोई उपाय अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हमें डिब्बाबंद पदार्थों पर रोक लगानी होगी तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। धन्यवाद। आगे हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण विषय पे चर्चा करें।